बदलने की फितरत है उसमें, बदलने की फितरत है उसमें। सुना है वो शख्स मौसम जैसा है, लेकिन हाँ, हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे। और स्वागत है आपका शो जज्बाते शायरी विद आरजे प्रिया में। एक बार फिर से मैं शायरी की दुनिया में आपका स्वागत कर रही हूँ। और आज मेरा ये प्रोग्राम, आज ये मेरा शो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ नवाबों के शहर लखनऊ से एक शायरा मौजूद है। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और उनसे रूबरू कराते हैं आपको। और उनका नाम है राखी सिंह जी। राखी मैम, बहुत 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 स्वागत है आपका मेरे शो में। कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है और खासकर आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। और मैम, जैसे कि मुझे पता है कि आप रिसेंटली लखनऊ से ही आए हैं, तो जी क्या कहने हैं? मैं पैदाइशी लखनऊ हूँ जी, नवाबों के शहर से हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वहाँ पैदा हुई और वहीं पे पली बड़ी हुई हूँ। वहीं पे मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है। और रिसेंटली अभी मैं गई थी, जैसे आप बोल रहे हैं, तो मैं ट्रेन में से लौट रही थी, तो अचानक से मुझे एक शेर लिखा मैंने, वो मैं आपके नजर करती हूँ। इरशाद। कशिशे लखनऊ अरे तौबा, कशिशे लखनऊ अरे तौबा, अरे तौबा, फिर वही हम, फिर वही हम, फिर वही हम, फिर वही हम, फिर वही हम और फिर वही हम। यानी हम भी वही हैं और हम वहीं पहुंचे जहां हमें लखनऊ में पहुंचना चाहिए। क्या बात है। और एक और लिखा था मैंने कि सवाल ये है कि इश्क होता तो कैसा होता, सवाल ये है कि इश्क होता तो कैसा होता। अगर इश्क कोई शहर होता तो वो लखनऊ शहर ओए से होता। होए, क्या बात है। बहुत बहुत ही उम्दा शेर कहा मैम आपने। और मैं खैर लखनऊ कभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना बहुत है और मेरी दिली इच्छा रहती है कि मैं ज़रूर जाऊं। और जैसे आप मेरे रूबरू बैठे हैं तो आप मुझे लखनऊ शहर ही लग रहे हैं। थैंक यू, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। ज़रूर जाना चाहिए एक बार आपको लखनऊ शहर, वहाँ की तहजीब, वहाँ के लोग ज़रूर मिलना चाहिए। वहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज और मिलनसार होते हैं। तो मैम, जैसे अभी कविताएं हम लिखते हैं, है ना, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ समाज की झलक भी होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कविताएं, जो शायरी है, ये समाज के लिए कितनी ज़रूरी है? क्या महत्वता रहती है इसकी? एक्चुअली इसके ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, समझने वाले कम हैं। और क्योंकि अब साहित्य और शेरो शायरी का मतलब है कि टूटे हुए दिल और आशिक हों और जो शराब पी रहे हों, वही शायरी है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है। मतलब आजकल ना यूथ को यही थोड़ा सा हो गया है कि जैसे किसी का दिल टूट गया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम समाज की जो कुरीतियां जिसको बोलते हैं ना, उनको भूलते जा रहे हैं अपनी शायरी में, और हम कुछ और चीजें ही लेके आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? तो मैं वही कह रही थी प्रिया आपसे कि आजकल के जो यूथ हैं वो साहित्य से दूर हो रहे हैं। बस उन्हें स्क्रॉलिंग करनी आती है, वो स्क्रॉल कर सकते हैं लेकिन किताबों के पन्ने नहीं पलट सकते। बिल्कुल सही कहा। तो जब वो किताबों के पन्ने पलटेंगे, उनके वो जो आवाज होती है पलटने की, उससे जब तक इश्क नहीं होगा तब तक आपको साहित्य और शायरी से प्यार नहीं होगा। बिल्कुल। और कहते भी है ना कि जो कलम होती है वो सबसे बड़ा हथियार भी होती है। किसी भी, आपने किसी भी बुराई को अगर आवाज उठानी है तो कलम से ज्यादा बड़ा ताकतवर कुछ नहीं है। तो कोई कविता ऐसी जो आपने समाज के किसी कुरीति के ऊपर लिखी हो, या ऐसी कुछ? महिलाओं, मैं एक महिला हूँ तो जाहिर सी बात है मैं महिलाओं के ऊपर लिखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और आजकल मैंने देखा जो आसपास अपने कि कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी है, कोई बहुत अच्छी लर्नेड लेडीज़ मैं देखती हूँ, और वो सिर्फ मोबाइल पे और इस तरह की अपना टाइम पास करते हैं, या ब्रांडेड कपड़े खरीदने पे और इस सब पे। यानी मुझे लगता है इतनी पढ़ लिख के आप एक उसको मकाम नहीं दे पा रहे हैं, चाहे छोटा ही सही, आपको एक कोशिश करनी चाहिए। तो वो कोशिश वो खुद से नहीं करती है। तो ये चीज़ मुझे लगती है, तो उसी पे मैंने लिखा है। मैं वो आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल सुना। कुछ कहने को बेताब है, तेरी खामोशी खुद में एक किताब है।
अफसोस कि तूने जो कभी लिखी नहीं, जो हर्फ हर्फ किसी ने पढ़ी नहीं। क्या बात है। तू उजालों की नींद के मानिंद छा गई, तू वो घटा जो बिन बरसे राह रौह में भटक गई। वाह। तेरी खसूसियत जिल्लत की शक्ल ले रही। खसूसियत मतलब आपकी जो क्वालिटी है जी। तेरी खसूसियत जिल्लत की शक्ल ले रही, तेरी मंजिल तिश्नगी दम दे रही। मंजिल को पाने की, तिश्नगी मतलब लालसा। लालसा। तेरी मंजिल तश्नगी दम दे रही, तो उठ कुव्वत इरादे की शमशीर उठा। कुव्वत इरादी मतलब हौसले की। तो उठ कुव्वत इरादे की शमशीर उठा, देखना फिर न तू कभी शिकस्त खाएगी। तो हिम्मत ही नहीं करते कि हाँ हम उस चीज से निकल के हम कुछ करने की ख्वाहिश रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सटीक कहा आपने कि मोस्टली लेडीज चाहे कितना भी पढ़ी लिखी भी होती है ना, लेकिन खुद वो थोड़ा सा खुद भी आलसी आई थिंक हो जाती हैं, तो उनको हिम्मत करके आगे आना चाहिए। और मैम अब एक कविता और हो जाए। ओके। ये मैं यहाँ चंडीगढ़ के पास एक मंदिर है मनसा देवी, वहाँ गई थी, तो वहाँ पे मैंने एक देखा कि पीपल के पेड़ पे बहुत सारे लाल कपड़े धागे बंधे हुए थे जी। और काफी लोग वहाँ पे धागे बांध रहे थे। तो वहीं पे बैठ के मैंने ये कविता लिखी है, इसलिए मुझे खुद को बहुत पसंद है। और मैंने ये इसलिए लिखी कि जो एक महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं, और खासकर जो शादी हो जाती है और फिर बाद में उनसे कह दिया जाता है कि भाई घर के काम धंधे देखो, कहाँ ये दुनिया बाहर में दौड़ती फिरोगी। तो उस टाइप के जो हो जाते हैं तो उनका मन थोड़ा मुरझा सा जाता है। जी। तो उसी के ऊपर लिखी है कि बांधूं इस बार मन्नत के धागे केवल अपने लिए। क्या बात है। बांधूं इस बार मन्नत के धागे केवल अपने लिए। जनरली क्या होता है पिया कि दूसरों के लिए, और ज्यादातर मम्मियाँ होंगी, बहनें होंगी, बेटियां होंगी, कोई भाई के लिए, हस्बैंड होगा, बच्चे होंगे, उनके लिए मन्नतों के धागे वो उन्हीं के लिए बांधती हैं। तो मैंने इसीलिए लिखा कि बांधूं इस बार मन्नत के धागे केवल अपने लिए, मांग के देखूं अपने हिस्से का खुला आसमान। अपने लिए अपने हिस्से की धूप, वो आंसू जो रोक लिया, वो पल जो छोड़ दिया, अभी तक सिरहाने रखा भीगा सा वो सपना, वो चहकती आरज़ू, वो मचलती ख्वाहिशें, वो कोशिशें जो की ही नहीं कभी खुद के लिए, अपने गालों को थपक के निकाले वो ख्याल, वो पुरनूर हंसी, वो सुकून की घड़ी, वो सब जो याद नहीं, वो सब जो कभी भुलाया ही नहीं। भटकूं दर बदर खुद को पाने के लिए, क्या बात है। बांधूं धागे पूरी हो इस आस में कि मैं सुख ना करूं उन गिरहों को खोलने का। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और ये अमूमन होता भी है कि जो लेडीज होती हैं वो अपने लिए बहुत कम मांगती हैं जी, है ना, दूसरों के लिए ही मांगती हैं। हाँ। और आपने वहाँ बैठे बैठे ऐसा थॉट आया आपके दिमाग में, है ना। हाँ जी। तो आपने ऑन द स्पॉट ही, इसमें कोई गलती कुछ नहीं, मतलब दोबारा से कुछ रीराइट नहीं, ऑन द स्पॉट ही लिख दिया। तो कैसे, मतलब एकदम से जहन में कैसे आता है कि हाँ ये यहाँ से पिक किया और लिख डाली? अगर आप किसी भी चीज को गौर से देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, जब आप सेंसिटिव होते हैं, जिसको कहते हैं संवेदनाएं होती हैं आप में, तो आपके अंदर से शायरी और कविताएं खुद ही फूटती हैं। तो आपको चीज़ों को समझना, उन्हें देखना आना चाहिए। और मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, जो आपकी संवेदनाएं होती हैं, वो आपके लेखन में काम आती है। हाँ, भावनाएं होती हैं, वही सही कहा आपने, शक्ल देती हैं शब्दों का वो कर देती हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ राखी मैम कि जो कविताएं लिखना है, शायरी करना है, वो महज क्या अपनी इमोशंस को एक पन्ने पे उतारना है आपके लिए, या एक जिंदगी जीने का तरीका है, एक नजरिया है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? इसमें चीज़ ये है कि जब आप अपनी भावनाओं को या अपने अनकही जज्बातों को जब आप एक पन्ने पे उतारते हैं जी। तो जब आप उन्हें दोबारा पढ़ते हैं तो आप देखिएगा आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है जी।
और आपको एक सेल्फ अचीवमेंट की एक फीलिंग आती है कि बिल्कुल। ये क्या ये मैंने लिखा है। कभी कभी ऐसा होता होता है, है। अक्सर होगा आपके साथ में, क्योंकि आजकल लोग कलम चलाना भूल गए, मतलब वो लिखते नहीं है। मतलब आजकल बच्चों को भी मैं देखती हूँ, जैसे टीचिंग जॉब में है तो बच्चे लिखना पसंद नहीं करते। तो मैंने देखा है कि लिखना बहुत कम हो रहा है, इससे आप अपने जज्बातों को शक्ल नहीं दे पाते। बिल्कुल। तो जब आप अपने जज्बातों को शक्ल ही नहीं दे पाएंगे और दोबारा आप उनको देख ही नहीं पाएंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि जीवन जीने का तरीका कैसा होता है। तो जब आप चीज़ों को लिखते हैं और फिर आप उसको पढ़ते हैं, गहते हैं, तो गुहना जिसको कहते हैं, तो गुहते हैं जब आप, तब आपको लगता है कि हाँ ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, उससे आप रिलेट कर पाते हैं। तो लिखना सिर्फ महज यही लिखना नहीं होता, ये एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा होता है। फलसफा होता है, बिल्कुल एक जिंदगी जीने का तरीका भी कह सकते हैं, है ना। जी। और ऐसा होता भी है, जैसे मैं भी कई बार लिखती हूँ ना, तो मैं उस वक्त लिख लेती हूँ, लेकिन जब 2-3 दिन बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती जी, है, तो जब हम वही कविताएं निकाल के उनको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये मैंने लिखी है ना, तो अंदर से एक मोटिवेशन आती है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब ना राखी मैम, एक चटपटा सा सवाल हो जाए आपसे, जैसे कि घर में ऐसा रहता है ना कि आप शायरा हैं, आप कविताएं लिखती हैं, तो हस्बैंड है आप, है ना, हाँ तो जी। घर पे और आपके बेटे हैं, जी। तो कैसा रहता है, मतलब कई बार ऐसा नहीं होता, हम शायरों को ऐसा रहता है कि यार हम कुछ लिखा है ना तो सुनाएं, किसी ना किसी को सुनाएं यार, कोई सुनो। जी। तो घर में क्या माहौल रहता है कि सुन लेते हैं या बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, कैसा रहता है? मेरे हस्बैंड ब्यूरोक्रेट हैं और काफ़ी बिजी रहते हैं, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है उनका, तो शौकीन बहुत हैं सुनने के और सुनते भी हैं। जी। और जब थोड़ा सा उर्दू के थोड़े से गहन वर्ड आ जाते हैं, कुछ कठिन वर्ड आ जाते हैं, तो वो आके पूछ भी लेते हैं जी। कि राखी इसका मीनिंग क्या है। अच्छा। तो और काफ़ी अच्छा लिखते तो नहीं है, लेकिन हाँ सुनने का शौक बहुत है उनको। और ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है हाँ कि जी। सुनने का शौक हो, है ना। गजलें वगैरह सुनना पसंद है, और मैं जो लिखती हूँ थैंक गॉड कि पेशेंसली सुन लेते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। सही बात है। तो हो जाए कुछ। हाँ जी। तो मैंने एक कविता लिखी थी कि एक तुम्हारा होना सपनों को स्वर देता है, एक तुम्हारा होना सपनों को स्वर देता है, आरोह अवरोह समझने लगती है सांसें, चलते चलते जैसे यूं ही छेड़ दे खूंटी पे टंगे धूल से ढके गिटार को, जिंदगी कुछ देर यूं ही अचानक बिगड़ जाती है, फिर बैठाना पड़ता है सही सुर संसार में रहने के लिए, हौले हौले से कसती हूँ मन के तारों को, तुमसे जुड़कर खुद से बतियाने लगती हूँ, क्या बात है, बिन बोले मैं गुनगुनाती हूँ गुलजार की नज़में, क्योंकि तुम्हारे होने का एहसास ही मेरे खालीपन को भर देता है। क्या बात है, क्या बात है। आज तो मतलब आपने ऑन एयर बोल ही दिया सबको है कि अब तो मुझे लगता है कि अब वो आपकी सारी नज्म, सारी कविताएं बैठ के सुनेंगे, संडे वाला दिन आपका, है ना। हाँ जी। बहुत बहुत ही सही लिखा है आपने। तो अभी शो को ख़त्म करने का जैसे वक्त हो गया है, तो जाते जाते हम अपने लिसनर्स के लिए कुछ आपसे गुजारिश करेंगे कि आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपनी शायरी को और भी निखार सकते हैं और कैसे कैसे किन किन शायरों को पढ़ सकते हैं। वैसे आप किसी भी शायर को पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मैं आपको बताऊं और आप उसे पढ़ें, लेकिन फर्स्ट और लास्ट कंडीशन लिखने की यही होती है कि आप पढ़ें और खूब पढ़ें, जम के पढ़ें। आप ये रन करें अपने आप से कि मैं 2 पेज रोज़ पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है उससे आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी। तो जब आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी और क्या आपके माइंड में कई सारे शब्द होंगे, उनके अर्थ होंगे, तो आपको फिर वो लिखने में बहुत आसानी होगी। बिल्कुल सही कहा। तो और दूसरा है कि आप जितनी भी तरह तरह की किताबें पढ़ेंगे, ये नहीं कि अगर आप शायरी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ शायरी की बुक ही खरीद के ले आए ढेर सारी और उनको पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। आप
कोई भी फ्रिक्शन बुक पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइप और का। इसके अलावा आप अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है ना, हाँ क्या जी। चल रहा है जी। उसको नोटिस करके भी मतलब अपनी कलम से कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिससे समाज में सुधार हो सके। जी जी। है ना? तो वो तभी हो सकता है कि जब आप अवेयर रहेंगे, जब आप चीज़ों के लिए अवेयर रहेंगे, अपने आसपास हो रही घटनाओं के लिए अवेयर रहेंगे। तो एक कोई छोटी सी कविता या शायरी हो जाए हमारे लिसनर्स के लिए। मैं फैज़ अहमद फैज़ की अरे वाह। 4 लाइनें आपको सुनाऊंगी। बिल्कुल, इरशाद। जो गुजर गई है रातें, हम्म, जो गुजर गई हैं रातें, जो बिसर गई हैं बातें, वाह, कोई उसकी धुन बनाए, क्या बात है। चलो फिर मुस्कुराएं, चलो फिर दिल लगाएं। वाह, क्या बात है, बहुत ही उम्दा मैम। और सच कहूँ तो आज बहुत ही मजा आया, बहुत Thank ही। you so मुझे much, तो thank you. मुझे कुछ भी पल बहुत के अच्छा लिए लगा। लगा कि मैं लखनऊ ही चली गई हूँ। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए और मेरे शो को 4 चांद लगाने के लिए। और लिसनर्स, अब मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक और नए शायर के साथ, एक और नई शायरा के साथ। लेकिन तब तक आप सुनना मत भूलिए 107.8 FM देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज़।